नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर। भूपेश बघेल कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होनी है। आरक्षण को लेकर रणनीति तय होगी। धान खरीदी की सीएम बघेल समीक्षा करेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे सीएम आवास में जो दफ्तर है वहीं पर ये बैठक होनी है। भूपेश बघेल कैबिनेट की बड़ी बैठक आज ही दौरे पर भी निकलना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, और आज ही यह महत्वपूर्ण बैठक। आदिवासी आरक्षण को लेकर रणनीति। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, भूपेश बघेल कैबिनेट की बड़ी बैठक और क्या कुछ इस बैठक से जुड़ा अपडेट है वो भी बताएं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आरक्षण पर रणनीति। हाल फिलहाल में विरोध प्रदर्शन भी झेलना पड़ा है आदिवासी समाज की तरफ से सावित्री मंडावी को। इस लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ममता। बिल्कुल, देखिए आज कैबिनेट की बैठक है और खासतौर पे ये बैठक इसलिए भी बुलाई गई है क्योंकि 1 और 2 को विधानसभा का विशेष सत्र होने वाला है। अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण 32% से 20% हुआ है उसको लेकर विशेष सत्र बुलाया गया और इसकी रणनीति को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में मंथन होगा और यही एक बड़ा मुद्दा जो है वो कैबिनेट की बैठक में होगा। और खासतौर पे हम बात करें तो भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है और उपचुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है आदिवासी जो आरक्षण है उसके कम होने का मुद्दा। और कांग्रेस इस बात को समझती है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जो है वो ठोस रणनीति पर चर्चा करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि धान खरीदी को लेकर किस तरह की व्यवस्था है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर धान खरीदी को लेकर जो अव्यवस्था दिखाई दे रही है उसको लेकर किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और जहाँ पर धान खरीदी उस तरह से शुरू नहीं हो पाई है वहाँ पर क्या व्यवस्था की जा सकती है, इस पर खासतौर पर बातचीत की जाएगी। इस पर रणनीति पर चर्चा होगी। अगर हम बात करें तो दिवंगत जो शिक्षाकर्मी हैं उनकी विधवाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि कैबिनेट की बैठक में उन्हें लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो सामूहिक आत्मदाह जैसा जो उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा कदम भी वो उठा सकते हैं। ज़ाहिर तौर पर ये बात भी सरकार तक के पहुंची है और इस पर भी कुछ बातचीत हो सकती है। इसके अलावा कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश भर के वित्त मंत्री जो हैं उनकी बैठक बुलाई है। राज्यों में बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बजट क्या बातें हैं जो वहां पर रखी जा सकती है, इसको लेकर भी कैबिनेट में की बैठक पर चर्चा होगी और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर खासतौर पर बात की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अब बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, इसका जिक्र भी अभी हमने किया था। 4 राज्यों के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाने वाले हैं। मुंबई, दिल्ली, गुजरात और इंदौर। मुंबई, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश के इंदौर वो जाएंगे। तो आज मुंबई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान होना है। मुंबई से ही रात में वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक होनी है, इसमें वो शामिल होंगे। शनिवार को गुजरात में उनके चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और गुजरात के ठीक बाद वो इंदौर पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी के साथ कदम ताल यानी पदयात्रा में शामिल होंगे। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं ने गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज भानु प्रतापपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के लिए चुनाव प्रचार करेंगे डॉक्टर रमन सिंह।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता जोर लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचने वाले हैं और ब्रह्मानंद नेताम के लिए वो वोट अपील करेंगे। खेम नारायण शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, अब जो प्रचार का शोर है वो धीरे धीरे तेज होगा। डॉक्टर रमन सिंह भी आज प्रचार करने वाले हैं। इसके अलावा भी क्या कुछ अपडेट, जानकारी दें जरा खेम नारायण। जी ललित, मैं बताना चाहूंगा भानु प्रतापपुर उपचुनाव को राजनीतिक जानकार जो है 2023 का सेमीफाइनल मानकर चल रहे हैं और जैसे जैसे मतदान का दिवस जो है आ रहा है, पहुंच रहा है, वैसे वैसे जो है भाजपा और कांग्रेस, ये जो दो प्रमुख दल हैं, उनके जो है प्रचार प्रसार करने का तरीका और जोर शोर से बढ़ रहा है। उसी क्रम में आज पूर्व सीएम जो है रमन सिंह जी वो है भानु प्रतापपुर पहुंचेंगे और जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद है और भाजपा के लिए मतदान करने की अपील जो है सभा में करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हालांकि भाजपा के लिए थोड़ा सा राह कठिन है क्योंकि उनके प्रत्याशी के ऊपर दुष्कर्म का आरोप जो है कांग्रेस ने लगाया है। उसके बाद से जो है थोड़ा सा भाजपा जो है प्रचार प्रसार कर तो रही है, अपना दमखम लगा रही है और अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है और जब अंतिम दिवस तक, मतदान के अंतिम दिवस तक ये प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक पहुंचेंगे भानु प्रतापपुर और काफी जोर शोर से ये चुनाव प्रसार बढ़ता जा रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और वो भी पूरे दमखम से जो है अपना प्रचार प्रसार गांव-गांव में कर रही है। कल एक वाकया ऐसा ही हुआ था कि कवासी लखमा जी के जो प्रचार करने गए हुए थे तो वहां पर आदिवासियों द्वारा विरोध भी किया गया था। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के जो प्रचार प्रसार है वो रुक नहीं रहा है, वो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए दमखम लगा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजरें खेम नारायण की बनी हुई हैं। इधर मनेंद्रगढ़ में पदयात्रा पर निकले आदिवासी विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि भानु प्रतापपुर में किसी को प्रचार करने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं खुद भानु प्रतापपुर चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सदन में 32% आरक्षण पास होगा। इसे लेकर बीजेपी पर हमला भी किया। देखिए, प्रजातंत्र में किसी भी दल का हो उसे प्रचार करने में कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, किसी को भी दबाव नहीं डाल सकता कि कौन सा मतदाता किसमें वोट डालेगा नहीं। मताधिकार उसका विशेषाधिकार होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम जाएंगे, वहाँ पर हमारे समाज के लोग हैं, हमारे लोग भी हैं। और आदिवासी समाज के लिए जो कांग्रेस की सरकार ने किया, देखिए मैं खुद आदिवासी हूँ। 15 साल तक रमन सिंह था, पर यहाँ पर सरगुजा बस्तर में एक भी आदिवासियों को वहाँ पर उनकी सीट में नहीं बैठने दिए। आज हमारे दो अध्यक्ष उपाध्यक्ष मैं हूँ, तो लगातार आदिवासियों को अगर हित की बात करें तो कांग्रेस की सरकार ने की है। इसलिए आरक्षण भी कांग्रेस की सरकार 32% हम देंगे, सदन में पारित होगा, ये विश्वास दिलाता है। जिस दिन हमारा सदन में पारित होगा, वैसे भाजपा के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, गड़बड़ कौन की है? भाजपा के लोग। राजनीति कौन कर रहे हैं? भाजपा के लोग। तो 1 और 2 तारीख को इनका मुंह में। और अब दुर्ग से बड़ी खबर। दुर्ग भिलाई में डायरिया का प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट। घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। भिलाई के कैंप इलाके में डायरिया फैला है और डायरिया से अब तक 2 लोगों की जान चली गई है। शहर में तकरीबन 200 लोग डायरिया की चपेट में हैं। अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। डायरिया फैलने से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पे जो वार्ड हैं उसमें हमें डायरिया की जैसी शिकायत मिली तो हम कैंप में तुरंत हमने सर्वे करवाया और वहाँ के जितने पेशेंट थे उन लोग को विभिन्न अस्पतालों में जाके भर्ती हुए हैं। तो अभी हमारे पास करीब 42 व्यक्ति भर्ती हैं और 42 जो हैं उनका हम ट्रीटमेंट कंटिन्यूस कर रहे हैं। और वार्डों में भी हमने पूरा अपनी टीम लगा के रखी है। हमारे वहाँ पे पूरी टीम तैयार है। हमने सभी घरों का सर्वे करवाया है और ये सर्वे 7 दिन तक चलेगा। और यहाँ पे अब अगर कोई केस मिलते हैं तो हम उनको तुरंत ट्रीटमेंट करवा के हम उनकी दवाइयाँ देंगे। क्षेत्र में 2 कॉलोनी है, जेपी नगर और वृंदा नगर। इनमें
डायरिया की शिकायत आई तो नगर निगम की टीम तत्काल वहाँ पर पहुँची मेडिकल टीम के साथ में, और वहाँ पर देखा गया कि कुछ गंदे पानी की शिकायत की वजह से और कारणों का भी पता किया जा रहा है, क्योंकि पानी का सैंपल अभी टेस्टिंग के लिए गया है। पर 42 लोग हैं जो अभी 3 हॉस्पिटल्स में हमने अभी एडमिट कराए हैं। 2 लोगों की मृत्यु की जानकारी मिली है, उनकी भी मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक किया जा रहा है। उनमें एक 27 वर्ष के युवा है और एक 11 वर्ष की बच्ची है, तो इनका भी मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। और सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, डायरिया का भी अपडेट दें। 200 लोगों में डायरिया फैल गया, तब जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि हम सर्वे कराएंगे। डायरिया कोई नेता तो है नहीं कि हवाई जहाज से उड़कर सोचा कि चलो दुर्ग भिलाई घूम कर आए। कभी डेंगू कभी डायरिया, ये तो धीरे धीरे उत्पन्न हुई स्थिति है। मिथिलेश, निश्चित रूप से ललित, जिस तरह से आपने डेंगू की याद दिलाई, बिल्कुल ठीक वैसी ही ये घटना जो है भिलाई में भी आ रही है, क्योंकि डायरिया जो है वो एक दिन का नहीं था, लेकिन प्रशासन ये जरूर है कि लापरवाही बरत रहा था। इस बात को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था कि डायरिया जैसी कोई चीज भी हो सकती है क्षेत्र में। सोमवार या मंगलवार के आसपास से ये पूरा मामला जो आया है डायरिया का, और जब 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक युवक और एक युवती शामिल थे, उसके बाद में जब ये प्रशासन की पोल खुली कि 2 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद आनंद फानंद में वहां पर सर्वे करवाया जा रहा है। वहां पर आखिरकार वजह क्या है ये बताने का कोशिश की जा रही है, पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है। प्रशासन ये जरूर कहता है कि 42 से 48 लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन क्षेत्रों में ये डायरिया फैला है, जो घनी बस्तियां हैं भिलाई की, जैसे वृंदा नगर है, जेपी नगर है, कैंप 1 का क्षेत्र है, जहां पर हजारों की संख्या लोग रहते हैं, और निचली बस्तियां हैं। कई बार यहां पर एक बात और सामने आई थी कि गंदा पानी की शिकायत आ रही है। कुछ जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करवाया गया, लेकिन जब कोई ध्यान नहीं दिया गया तो देखिए अब कितना विकराल रूप धारण कर लिया है। अब जो है प्रशासन ये काफी अलर्ट होने की बात कह रहा है। वहां पर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी, बताया जा रहा है कि किस तरह से, क्यों गंदा पानी आ रहा है, या गंदा पानी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे वो स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं कि क्या गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन जिस तरह से बात हुई है, कुछ लोग हमको बताए थे कि वहां पर वो काफी लंबे समय से गंदा पानी पी रहे हैं, लेकिन इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये सीधी सीधी लापरवाही सामने आ रही है। तो फिलहाल अभी प्रशासन की कोशिश यही है कि जो डायरिया से प्रभावित लोग हैं, सबसे पहले तो उनका इलाज किया जाए, उनको स्वस्थ किया जाए, फैलने से रोका जाए, और उसके बाद में तीसरी बात यह है कि वो क्यों फैला था, और अभी जो प्रभावित क्षेत्र जो है उनको किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है, किस तरह से उनको बचाया जा सकता है। तो 3 चरण है इसमें अलग अलग टाइप के, जहां पर प्रशासन लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो क्षेत्र का दौरा कर रही है, वहां पे लोगों से सर्वे करके ये उनकी तबियत के बारे में पूछा जा रहा है, क्लोरीन की टेबलेट बांटी जा रही है, साथ ही जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है ललित। तो अब जाके कहीं प्रशासन जागा है और चौतरफा तरीके से जो है वो डायरिया को रोकने का काम किया जा रहा है। जाहिर तौर पर, क्योंकि डायरिया को जितना हल्का लिया जाता है, ये उतना ही आत्मघाती हो जाता है, मरीज को बचाने का मौका तक नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर कोरबा से है। बंद पड़े पावर प्लांट में चोरों का धावा। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इन्हें चोर हालांकि नहीं कहना चाहिए, 5 से ज्यादा होने पर चोरी डकैती में तब्दील हो जाती है। एक तरफ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, 50 से ज्यादा लोग, बाकायदा चेहरे को इन्होंने बांधा हुआ है, नकाब लगाया हुआ है, गमछा लगाया हुआ है, बड़े इत्मीनान से प्लांट के अंदर जाते हैं, अपनी अपनी पसंद का सामान उठाते हैं और निकल लेते हैं। जानकारी तो यह भी लग रही है कि दूर एक ट्रैक्टर भी इन्होंने खड़ा कर रखा था ताकि इस सामान को ले जाने में सहूलियत हो। 50 से ज्यादा की संख्या इनकी बताई जा रही है। घुसते हैं, सामान उठाते हैं। तांबा, कई टन तांबा इन्होंने उठाया है, तांबे का सामान उठाया है और इत्मीनान से ले जाते हैं। गार्ड को बंधक बनाने की बात भी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि 3 गिरफ्तार हो गए हैं, पूछताछ की जा रही है। ये तरीका देखिए, 50 से ज्यादा लोग। कोतवाली थाना के सीएसईबी चौकी अंतर्गत सीएसईबी के 200 मेगावाट का जो बंद पावर प्लांट है, उसमें तांबे के करीब 3 लाख रुपए के आसपास की मसरूका चोरी हुई है, जिसमें 41/4 के तहत पूर्व में भी 3 आरोपी, जिसमें रण सिंह, रोशन और दिलेश्वर को पकड़ा गया था। उससे कुछ सामान बरामद किया गया है। साथ में इसमें जो नामजद आरोपी है राजा खान, वही फरार है। कुछ आरोपी इसमें और भी बताया जा रहा है और इसमें तस्दीकी कर रहे हैं। अलग अलग टीमें इसमें लगी हुई है, जांच कार्रवाई चल रही है।